देखिए मेरे नौजवान साथियों, आए दिन आप सुनते हैं प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में कोई वाद विवाद होती है। कोई मित्र आपको अपने आप में सुपीरियर साबित करना चाहता है तो आप कहते हैं क्या तुम राष्ट्रपति हो, आर यू प्रेसिडेंट? आप देश के राष्ट्रपति नहीं हो, आप क्या हो? इसका मतलब है कि आप यहाँ पर जो बात कहते हैं कि क्या आप राष्ट्रपति हैं, इसका मतलब है आप सर्वोच्च सत्ता को क्या कर रहे हैं, इंगित करने का कोशिश कर रहे हैं। ये आए दिन देखा जाता है। अपने मित्र मंडली के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, गांव टोला मोहल्ला में। कुछ लोग जो ऑफिसर लोग भी हैं वो अपने आप में भी कहते हैं क्या समझते हैं भाई, अपने आप को ये राष्ट्रपति समझ कर रखे हैं क्या, अर्थात ये महामहिम है क्या। तो ये जो राष्ट्रपति शब्द की जो बातें होती है ये आज इसी को हम लोग देखेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, भले ही वह राष्ट्रपति हो या ना हो, यदि आपको ही कोई कहता है कि भाई आप क्या समझते हो, राष्ट्रपति हो, भले ही आप राष्ट्रपति ना हो, लेकिन मैं आपको बतला दूं आप अपने घर के क्या हो, चीफ एग्जीक्यूटिव हो, आप अपने घर के राष्ट्रपति हो, आप अपने घर के कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो। भले दूसरे के लिए आप जीरो हो सकते हैं, लेकिन अपने घर के लिए आप क्या हैं, हीरो हैं। अपने घर के लिए आप क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। इसीलिए किसी से भी कम अपने आप को नहीं आंकना चाहिए। यदि आप किसी को अपने आप से अपने को कम आंकते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो अंदर जो भावना है, जो एक हुनर है, जो आपके अंदर एक जो शान है, आन बान शान है, उसमें कमी आ जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति का मतलब यहाँ पर होता है सुप्रीम सत्ता, सुप्रीम पावर, सुपीरियर बॉडी, एपेक्स बॉडी। आप अपने घर के, भले ही दूसरे के लिए आप जीरो हो सकते हैं, लेकिन अपने घर के लिए आप राष्ट्रपति हैं, अपने घर के लिए आप कार्यपालिका हैं, अपने घर के लिए आप विधायिका हैं, अपने घर के लिए आप न्यायपालिका हैं। तो आज मैं इसी बात को मैं शुरू करता हूँ कि भाई ये क्या है। आज हम लोग राष्ट्रपति के संबंध में हम लोग बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको लिख दूं लोक कल्याणार्थ हेतु। ये मैं लिख दूं लोक कल्याणार्थ, लोक कल्याणार्थ हेतु, लोक कल्याणार्थ हेतु। बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति, बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति, अनुपम प्रस्तुति। और आज का जो टॉपिक है, यह टॉपिक हम लोग जो लिखते हैं, यह टॉपिक लिखते हैं प्रेसिडेंट। आज लिखते हैं हम लोग प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट, ये है राष्ट्रपति, ये है राष्ट्रपति। आज का टॉपिक ये चलेगा, ये प्रेसिडेंट, ये चलता है राष्ट्रपति। लेकिन हम कुछ प्राइमरी बात को आपको बता देते हैं जो कि परीक्षा में क्या है, आने योग्य है, विच विल कम इन योर एग्जामिनेशन। तो अब हम लोग किसकी तरफ चले जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं संघीय कार्यपालिका। हम किस पर चले जा रहे हैं, संघीय कार्यपालिका। ये क्या है, यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघीय कार्यपालिका। ये है यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव। और यूनियन एग्जीक्यूटिव कितना है, संविधान के भाग ये कितना में है, ये 5 में है। ये संविधान के भाग 5 में है। ये पार्ट, ये है पार्ट, ये 5 में है। ये पार्ट कितने में है, ये 5 में है। और इसमें कहाँ से कहाँ तक ये चलता है भाई, तो अनुच्छेद ये कहाँ से कहाँ तक चलता है, अनुच्छेद ये चलता है 52 से 52 से ये 78 तक ये चलता है। यानी फ्रॉम, ये आर्टिकल जो चलता है फ्रॉम 52 टू 78, ये यहाँ तक चलता है। और इसी में हमको देखना है राष्ट्रपति, इसी में हमको क्या देखना है,
ये राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति कितना में चला आता है? आर्टिकल 52 में चला आता है। यानी राष्ट्रपति का जो उल्लेख है अनुच्छेद ये कितना में है? ये 52 में है। तो ये बात एकदम याद रखिएगा कि ये बराबर पूछता है कि राष्ट्रपति का उल्लेख किस में है, तो ये है आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52 में है। लेकिन बताने से पहले हम कुछ बात आपसे कर लेते हैं जो कि परीक्षोपयोगी है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाएगा, चाहे वो यूपीएससी हो या पीसीएस हो, चाहे यानी कहने का मतलब है किसी भी स्टेट के लिए हो या अन्य एग्जामिनेशन हो, चाहे आप बीपीएससी दीजिए, यूपीएससी दीजिए, छत्तीसगढ़ दीजिए, एमपीपीएससी दीजिए, जेपीएससी दीजिए, आपको जो देना है आप दीजिए। तो भाई पहले आप क्या करो, समझदारी बढ़ा लो। तो भाई सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि संघीय कार्यपालिका का निर्माण कैसे होता है। ये जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संघीय कार्यपालिका, इसका निर्माण कैसे होता है। ये संघीय कार्यपालिका, ये है संघीय कार्यपालिका, ये है संघीय कार्यपालिका। तो ये संघीय कार्यपालिका जो है यूनियन, ये क्या है? एग्जीक्यूटिव फॉर्मेशन ऑफ, ये है फॉर्मेशन ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये है यूनियन एग्जीक्यूटिव यूनियन एग्जीक्यूटिव। ये संघीय कार्यपालिका है, फॉर्मेशन ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, कौन कौन मिल करके करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव का निर्माण। तो इसमें कौन आता है? राष्ट्रपति। ये कौन आ जाएगा? ये राष्ट्रपति। ये होगा प्रेसिडेंट, ये क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट, ये होगा प्रेसिडेंट। इसमें कौन आ जाएगा? उपराष्ट्रपति। ये क्या हो जाएगा? ये है उपराष्ट्रपति। इसको हम लोग कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ये है वाइस प्रेसिडेंट। फिर इसमें क्या आ जाएगा? प्रधानमंत्री आ जाएंगे। ये प्रधानमंत्री, ये है प्राइम मिनिस्टर, ये है प्राइम मिनिस्टर। फिर यहाँ पर क्या आ जाएंगे? मंत्रीगण, मंत्री परिषद। ये क्या आ जाएंगे? ये मंत्री परिषद। ये हो जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये क्या हो जाएगा? काउंसिल, ये है काउंसिल ऑफ, ये क्या हो जाएगा? मिनिस्टर्स, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और कौन आ जाएगा? और जाकर के कहता है इसमें कौन आ जाएंगे? तो कहता है महान्यायवादी, ये है महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ, ये क्या हो जाएगा? ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो जाएगा। तो संघीय कार्यपालिका का निर्माण किससे हुआ? वंस अगेन प्लीज रिपीट इट। देखिए ये क्या हो गया? राष्ट्रपति से हो गया, ये उपराष्ट्रपति से हो गया, ये प्रधानमंत्री से हो गया, ये मंत्री परिषद से हो गया, और किससे हो गया? ये महान्यायवादी से हो गया। यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पीएम ऑफ इंडिया और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और कौन हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये सब मिलकर के क्या बनाता है? ये संघीय कार्यपालिका बनाता है। तो इस जगह यदि कभी कभी परीक्षा में हचपच करने के लिए आपसे क्या दे देता है कि महान्यायवादी संघीय कार्यपालिका का सदस्य है या नहीं है, या इसके मिल करके बनता है या नहीं बनता है, तो आप इसमें घबराने की बात नहीं है। आप स्पष्ट रूप से हमने यहाँ पर लिख दिया है कि ये महान्यायवादी भी क्या होगा? संघीय कार्यपालिका का क्या होगा? अंग होगा। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा? संघीय कार्यपालिका का फॉर्मेशन देखा। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं कि भाई ये संघीय कार्यपालिका के बाद हम लोग यहाँ से चलते हैं, तो इसमें अब हमको ये देखना है कि भारत का जो एक राष्ट्रपति है इसके संबंध में क्या लिखता है। तो यहाँ पर है, ये है राष्ट्रपति, ये है राष्ट्रपति, ये है राष्ट्रपति। तो यदि राष्ट्रपति को यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो भाग कितना में हो जाएगा भाई? ये भाग हो जाएगा 5, ये हो जाएगा भाग, ये 5, ये हो जाएगा पार्ट 5। यानी किस भाग में है? संविधान के किस भाग में है? इन विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग इसको कहते हैं ये किस से बिलोंग करता है? पार्ट 5 से बिलोंग करता है। इसका जो मेंशन किया गया है इन पार्ट 5। सेकंड बात, इसमें अनुच्छेद कितना में दिया गया है? ये अनुच्छेद, ये आर्टिकल कितना दिया गया है? ये है 52,
ये है आर्टिकल 52। आर्टिकल ये क्या दिया गया है 52। और इसमें कहता है अनुच्छेद 52 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 52 में क्या लिखा है भाई, अनुच्छेद ये है अनुच्छेद ये 52 में क्या लिखा है, व्हाट डिड राइट विद इन आर्टिकल 52। इसमें कौन बात लिखा है, इसमें लिखा है भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। इसमें क्या कहता है, भारत के लिए एक क्या होगा, एक भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। ये राष्ट्रपति होगा, भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। कहता है देयर शैल बी, कहता है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये प्रेसिडेंट ऑफ ये क्या हो जाएगा, ये देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये किसके लिए हो जाएगा, ये भारत के एक राष्ट्रपति होगा। ये बात किस में लिख दिया गया है, ये बात लिख दिया गया है आर्टिकल 52 में लिखा है। मेंशन्ड विद इन आर्टिकल 52, ये किस में मेंशन किया गया है, ये जो मेंशन किया गया है ये किसके अंतर्गत, आर्टिकल 52 के अंतर्गत ये बात कही गई है कि भारत के लिए क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा। आप एकदम याद रखिएगा, प्लीज़ रिमेंबर इट। ये किस पार्ट में है, इन विच पार्ट, द पार्ट 5। अनुच्छेद कितना में है, ये है 52, आर्टिकल 52। और अनुच्छेद आर्टिकल 52 में क्या लिखा है, व्हाट डिड राइट विद इन आर्टिकल 52। तो इसमें लिखा है भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, यानी कहने का मतलब है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये किसके लिए एक राष्ट्रपति होगा, ये भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा। ये किस में लिखा है, ये लिखा है अनुच्छेद 52 में लिखा है। तो ये सब बात को आप एकदम ध्यान से याद रखिए, मेमोरी में डाल लीजिए। और यदि इसको मेमोरी में आप रखते हैं तो इसका मतलब है कि आप सफल हो रहे हैं, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं रहा है। बात तो ऐसी होनी चाहिए जो एक बार आपके मेमोरी में डाल दें तो वो सदा सदा के लिए हो जाए। कहने का मतलब है परमानेंट मेमोरी में चला जाए। परमानेंट मेमोरी में ये तभी जाएगा जब इस पर आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, आप इसको मन में ही सोचेंगे, तभी जा कर के यह बात आएगा। यदि आप इसको नहीं सोचते हैं, यदि इस पर मनन नहीं करते हैं, तब फिर ये आपके मन में नहीं रहेगा और फिर वही रोग लगा रह जाएगा कि सर मैं भूल जाता हूँ। अरे जनाब, आप इसलिए भूलते हो कि आप इसका मनन नहीं करते हो। आप यदि इसका मनन करोगे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। नेवर यू विल फॉरगेट इट। क्यों? मनन करना जरूरी है। आप खाना खा रहे हो, उस समय जरा सा बैठे हो तो भाई उस समय भी जरा सोच लो, एक कोर मारो, उस समय भी सोच लो। दूसरी बात, जब आप सोने जा रहे हो उस समय भी मन ही मन आप इसको सोच लो। और यदि नहीं, इससे भी यदि नहीं होता है तो एक शॉर्ट नोट बना लो और उस शॉर्ट नोट को आप क्या करो, अपने पॉकेट में रखो। जैसे मैं एक शॉर्ट नोट आपको बता देता हूँ, एकदम शॉर्ट नोट्स आप बना करके इसको क्या कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स, ये शॉर्ट नोट्स आप इसको बना सकते हैं और शॉर्ट नोट्स बना करके आप इसको पॉकेट में रखिए। संघीय कार्यपालिका इस प्रकार से आप बना लीजिए। ये है संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका, ये संघीय कार्यपालिका। तो भाई कितने संघीय कार्यपालिका, तो सीधी सी बात है पार्ट 5 में है, यानी भाग कितने में है भाई, ये 5 में है, ये 5 में है। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक है भाई, ये अनुच्छेद है। ये अनुच्छेद कितना में है भाई, ये कहता है ये 52 से लेकर के 78 तक में है। फिर इसमें कह दीजिए भाई इसी में कौन है भाई, इसी में है राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति है, ये इसी में राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति कितना में है भाई, ये आर्टिकल 52 में है। आर्टिकल 52 में क्या लिखा है, एक राष्ट्रपति होगा। तो इस प्रकार से आप इसको क्या कर लीजिए, बना करके एक चुटका बना लीजिए और वो चिरकुट बना करके अपने पॉकेट में रखिए। और मान लेते कहीं पर आप बैठे हैं, चौक चौराहे पर बैठे हैं, अपने मित्रों के साथ बैठे हैं, गप सड़का चल रहा है, चाय की चुस्की ले रहे हैं, बस उनको क्या पता है कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा निकाले और चाय की चुस्की लेते हुए उसको देख लिए, फिर हंसते हंसते गप में शामिल हो गए। इससे क्या होगा, लोगों को भी पता नहीं चलेगा और आप क्या करेंगे, जो मैं पढ़ाता हूँ आप उसको याद कर लेंगे, आपकी मेमोरी में आ जाएगा। इससे बढ़िया सरल और सुलभ कोई तरीका हो ही नहीं सकता है। जितना बार आप मनन करेंगे, जितना अच्छा शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे, उतना जा कर के पीटी के एग्जामिनेशन के लिए क्या होगा, आपके लिए बहुत ही फलदायक होगा। देयर विल बी फ्रूटफुल फॉर एवरी एग्जामिनेशन। यह फलदायक होगा
आप इसी फार्मूले को अपनाइए तो आप क्या करोगे, तब कभी आप भूलोगे नहीं, तब आपको कभी ये सताएगा नहीं कि एक तरफ से तो मैं पढ़ता हूँ, दूसरे तरफ से भूलते जाता हूँ, सर ये कैसे होगा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यह ग्रेट प्रॉब्लम है। ये ग्रेट प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ग्रेट प्रॉब्लम नहीं है मेरे व्यू से, इन माय ओपिनियन, कि यदि बार बार इसको दोहराया जाए, बार बार मनन किया जाए तो आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, क्रैक डाउन कर सकते हैं, परमानेंट मेमोरी में आप इसको क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। देखिए अब हमको यहाँ पर चलना है, आर्टिकल 53 में क्या लिखा है। ये है आर्टिकल, ये 53, ये आर्टिकल 53 में क्या लिखा है। अनुच्छेद 53 में क्या लिखा है भाई, अनुच्छेद 53 में क्या लिखा है, आप इसको याद करिए। सारे अनुच्छेद पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं जिस दिन पर फोकस डाल रहा हूँ वो पढ़ना जरूरी है। वो ज़्यादा 80% वो आपको काम करेगा। हम 20% की बात नहीं कर रहे हैं, परीक्षा है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो 80% आपके लिए होगा। नहीं होगा ऐसा सवाल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए सभी आर्टिकल जानना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप 395 आर्टिकल के पीछे पागल हैं और खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बात हो जाएगी, उसमें थकान भी बढ़ जाएगा, अनावश्यक बातें भी आपके दिमाग में रहेगा और फ़ायदा कुछ नहीं होगा। देखिए अब यहाँ पर आर्टिकल 53 में क्या लिखता है भाई, कहता है संघीय कार्यपालिका शक्ति, संघीय कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी, संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये क्या होगी, राष्ट्रपति में ये निहित होगी, ये निहित होगी, ये राष्ट्रपति में निहित होगी। तो इसका प्रयोग ये कैसे करेंगे भाई, तो इसका प्रयोग कहता है ये प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः ये क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यही संघीय कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी, यही राष्ट्रपति में निहित होगी। ये बात आप याद रखिएगा कि संघीय कार्यपालिका शक्ति किस में होगा भाई, तो कहता है कि राष्ट्रपति में ये संघीय कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। यानी जो यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर है वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये क्या कहता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर्स वेस्टेड, क्या कहता है, वेस्टेड किस में वेस्टेड करेगा, तो कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये किस में कहता है, प्रेसिडेंट ऑफ, ये क्या है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और फिर इसमें लिखता है एंड एक्सरसाइज्ड, और क्या कहता है, एंड कहता है एक्सरसाइज्ड, और कहता है एक्सरसाइज्ड कैसे, कहता है एक्सरसाइज डायरेक्टली, ये कहता है डायरेक्टली, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके द्वारा, थ्रू द ऑफिसर्स, ये कहता है थ्रू द, ये क्या है, ऑफिसर्स, ये थ्रू द, ये है ऑफिसर्स। ये इसका प्रयोग या तो वो क्या कर सकता है, डायरेक्टली कर सकता है, या क्या कर सकता है, इनडायरेक्टली कर सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है, इनडायरेक्टली, थ्रू द ऑफिसर्स। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर है वो वेस्टेड इन आवर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये संघीय कार्यपालिका शक्ति किस पर है, किस पे है, तो कहता है हमारे राष्ट्रपति में यह निहित है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भारतवर्ष में कौन प्रक्रिया अपनाई गई है, कौन प्रजातंत्रात्मक कौन रूप है भाई, तो ये थोड़ा सा इस जगह थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो प्रजातंत्र का यहाँ पर क्या है भाई, ये प्रजातंत्र का ये जो डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी का जो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, ये फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का जो रूप है, हम लोग इसको मूल रूप से दो भागों में इसको मूल रूप से हम लोग दो भागों में क्या करते हैं, ये बांट देते हैं, इसको दो भागों में बांट देते हैं। ये क्या हो जाता है, अध्यक्षात्मक सरकार, ये है अध्यक्षात्मक, ये है अध्यक्षात्मक सरकार। यानी कौन रूप है ये है प्रजातंत्र का रूप है। और ये कौन है, संसदीय सरकार, ये है संसदीय, ये क्या है,
संसदीय सरकार। ये भी किसका रूप है? ये प्रजातंत्र का है। तो अध्यक्षात्मक सरकार क्या है? प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल, ये प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, ये फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। और ये क्या है आपका? तो ये कहता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लिया, ये पार्लियामेंट्री, ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो यहाँ हमको ये बात जरा स्पष्ट कर देना है, वी हैव टू क्लियर इट, कि अध्यक्षात्मक सरकार का जो चीफ होगा, इसका जो चीफ होगा, इसका जो प्रधान होगा, वास्तविक प्रधान जो होगा, ये है वास्तविक प्रधान, रियल एग्जीक्यूटिव, रियल पावर। ये जो रियल एग्जीक्यूटिव होगा, रियल पावर होगा, वो क्या होगा? वो होगा राष्ट्रपति होगा। वो क्या होगा? ये राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट होगा। ये क्या होगा? प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट होगा। यानी अध्यक्षात्मक सरकार का जो वास्तविक प्रधान होगा, रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या कहता है? रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ, ये रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो ये कौन हो जाएगा भाई? तो ये होगा प्रेसिडेंट। ये क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट होगा। यही क्या है? रियल बॉस है। यही क्या है? ये रियल बॉस है। ये क्या है? रियल बॉस है। ये है रियल बॉस है। ये कौन बॉडी है? तो कहता है ये इलेक्टेड, ये क्या है? इलेक्टेड बॉडी है। ये निर्वाचित है। ये क्या है? ये निर्वाचित है। इसीलिए इसको क्या मान लिया गया है? दैट इज़ वाई ये क्या है? रियल बॉस है। यही क्या है? एपेक्स बॉडी है। यही क्या है? रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, रियल एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। यानी अध्यक्षात्मक सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो कहता है अध्यक्षात्मक सरकार का वास्तविक प्रधान राष्ट्रपति होता है। अध्यक्षात्मक सरकार का वास्तविक प्रधान ये कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? यूएसए का राष्ट्रपति। ये यूएसए का ये क्या होता है? ये राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ये क्या होता है? प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट ऑफ ये क्या है? ये यूएसए। तो भाई हम लोगों ने इसको देख लिया कि अध्यक्षात्मक सरकार का चीफ कौन है, हु इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है। अमेरिका का राष्ट्रपति क्या है? रियल बॉस है या टेम्प्रोरी बॉस है या डम्मी बॉस है? तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो क्या है? रियल एग्जीक्यूटिव है। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ये जो प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट ऑफ ये क्या है? यूएसए। तो ये क्या है? ये है रियल एग्जीक्यूटिव। ये रियल एग्जीक्यूटिव, ये है रियल एग्जीक्यूटिव। यही क्या है? एपेक्स बॉडी। ये क्या है? रियल एपेक्स बॉडी। ये है एपेक्स बॉडी, यानी रियल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये क्या है? ये रियल कॉन्स्टिट्यूशनल, ये रियल कॉन्स्टिट्यूशनल, ये क्या है? ये रियल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वास्तविक संवैधानिक प्रधान है। ऐसा क्यों है? तो हमने अभी कहा ऐसा इसलिए है कि यह इलेक्टेड है, यह निर्वाचित है। ये क्या है? यह इलेक्टेड बॉडी है। ये क्या है भाई? ये इलेक्टेड बॉडी है, एकदम इलेक्टेड। ये क्या है? इलेक्टेड बॉडी है, एकदम निर्वाचित यह व्यक्ति है। अब हमको यहाँ पर देखना है, नाउ वी हैव टू सी व्हाट आर द पोजीशन ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या इसका पोजीशन है भाई? व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट? तो हमको यहाँ पर देखना है कि जो संसदीय सरकार का प्रधान होगा, जहाँ संसदीय ये क्या होगा? ये संसदीय सरकार होगा, वहाँ राष्ट्रपति की स्थिति क्या होगी? वहाँ पर राष्ट्रपति की स्थिति क्या होगी? स्थिति ये क्या होगी? इस पर हमको क्या करना है? फोकस डालना है। तो जब संसदीय सरकार जो होगा तो भारतवर्ष में क्या है भाई?
तो भारतवर्ष में यहाँ पर क्या है, ये संसदीय सरकार है। ये कहाँ पर है भाई, ये भारत में है। ये तो भारतवर्ष में क्या है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। ये क्या है, पार्लियामेंट्री, यहाँ पर क्या है, ये गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, यानी संसदीय सरकार है। और ये संसदीय सरकार हमने पहले ही कहा है कहाँ से लिया गया है, तो हमने पहले से ही कह दिया टेकन फ्रॉम। ये कहाँ से लिया गया, यूके, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं ब्रिटेन। ये कहाँ से कह दिया गया, ये ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, यही इंग्लैंड से इसको क्या किया गया है, ये लिया गया है। ये तो ये जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, इसमें राष्ट्रपति की क्या स्थिति होगी, तो इसमें जो राष्ट्रपति की जो स्थिति होगी उसको आप ध्यान से देखिए। यदि ये यहाँ पर यदि ये क्या होगा, संसदीय सरकार में राष्ट्रपति की स्थिति क्या होती है, इस बात को देखिए। संसदीय सरकार में राष्ट्रपति की स्थिति, संसदीय सरकार में राष्ट्रपति की स्थिति, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। देखिए, संसदीय सरकार में राष्ट्रपति की स्थिति, संसदीय सरकार में राष्ट्रपति की स्थिति, राष्ट्रपति की ये क्या होगा, ये स्थिति, इसकी क्या स्थिति है, तो कहता है ये क्या होगा, नाम मात्र का प्रधान होगा। ये क्या होगा, ये नाम मात्र का ये क्या होगा, प्रधान होगा। नाम मात्र का ये क्या होगा, संवैधानिक प्रधान होगा। संवैधानिक, ये नाम मात्र का संवैधानिक प्रधान होगा। एकदम याद रखिएगा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीफ है ये नाम मात्र का होगा। ये क्या कहता है कि नाम मात्र का संवैधानिक प्रधान होगा, यानी नॉमिनल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट। ये क्या होगा, नॉमिनल कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ स्टेट। ये क्या हो जाएगा, ये स्टेट। ये कहाँ का होगा, कहता है नाम मात्र का राज्य का प्रधान होगा। राज्य का ये क्या होगा, नाम मात्र का संवैधानिक प्रधान होगा। राज्य का नाम मात्र का संवैधानिक प्रधान होगा। किस सरकार में, संसदीय सरकार में। दूसरी बात ये क्या कहता है, यह रबर स्टाम्प की तरह होगा। ये क्या होगा, रबर स्टाम्प की तरह होगा। रबर स्टाम्प की तरह होगा। कैसे होगा, तो कहता है ही विल बी लाइक रबर स्टाम्प। ये क्या होगा, ये रबर स्टाम्प होगा। ये रबर स्टाम्प होगा। ये क्या होगा, ये केवल नाम मात्र का ये मुखौटा होगा। ये क्या होगा ना, ये मुखौटा मात्र होगा। ये मुखौटा मात्र होगा, यानी ये क्या होगा, टिटुलर हेड होगा। ये क्या होगा, ये टिटुलर हेड होगा। ये और ये क्या कहता है, तो और कहता है कि ये जो होगा, तो ये क्या होगा भाई, तो ये कहता है कि संसदीय सरकार का राष्ट्रपति क्या होगा, अपने कार्यों के प्रति ये उत्तरदायी नहीं होगा। ये क्या होगा भाई, तो कहता है अपने कार्यों के प्रति ये क्या होगा, उत्तरदायी नहीं होगा। अपने कार्यों के प्रति ये उत्तरदायी नहीं होंगे। उत्तरदायी नहीं होंगे। कहता है नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ हिज डन एक्ट। कहता है कि नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये कहता है नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ हिज डन एक्ट। अपने द्वारा जो किया गया कार्य है उसके प्रति ये क्या है, उत्तरदायी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो जब हम आगे पढ़ाएंगे 74 और 75 उस समय हम क्लियर कर देंगे कि साहब जो कुछ भी ये कार्य करेंगे वो किसकी सहायता से करेंगे, प्रधानमंत्री की सहायता से करेंगे, इसका कोई अपना हाथ नहीं होगा। तो आपने बहुत अच्छा तरीके से समझ लिया कि संसदीय सरकार का जो कोई भी राष्ट्रपति होगा, वन हु विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, उसका क्या स्टेटस है, व्हाट वाज हिज स्टेटस, व्हाट वाज हिज कंडीशन को, उस बात को आप यहाँ पर एक बार फिर से देखिए। वंस अगेन
वह राज्य का नाम मात्र का संवैधानिक प्रधान होगा। कहने को तो वह है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया, लेकिन रियल में उसके पास कोई पावर नहीं है। रियली दे हैव नॉट एनी पावर। वो क्या है, कहता है वो रबर स्टाम्प की तरह होगा। वो कैसा है, रबर स्टाम्प की तरह है, एक मोहरा मात्र है। वो क्या है, कहता है टिटुलर हेड होगा, मुखौटा मात्र होगा, उसका कुछ नहीं, केवल वह मुखौटा है, देखने लायक ही है केवल, उसका वास्तव में वो कुछ भी नहीं है। वह एक सफ़ेद हाथी की तरह है, लाइक वाइट एलिफेंट। और ये क्या कहता है, अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। उसने जो कुछ भी किया है, वट एवर ही हैज़ डन, ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ हिज डन वर्क। क्यों भाई, वो कोई काम अपने से करता ही नहीं है। सारा काम वो कौन करता है, मंत्रिमंडल करता है। किसके नेतृत्व में करता है, अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इसीलिए ये कहता है कि भाई ये अपने कार्यों के प्रति क्या है, यह उत्तरदायी नहीं है। तो यहाँ तक आपने संसदीय सरकार को देख लिया। तो यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाई कौन होगा, हु विल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया, तो हम लोग लिखेंगे प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के नाम पर ही सारा कार्य होगा। चाहे कोई भी कार्य हो, मे बी एनी वर्क, वार छिड़ जाए, संधि हो जाए, समझौता हो जाए, भारत सरकार का कोई प्रपत्र जारी हो, तो वो सब किसके नाम से होगा, वो सब नाम किसके नाम से होगा, तो वो सारा का सारा नाम किसका होगा, वो नाम होगा प्रेसिडेंट का। लेकिन करने वाला कौन होगा, वह मंत्रिमंडल होगा। किसके नेतृत्व में, अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। क्यों, प्राइम मिनिस्टर हमारा क्या होता है, रियल बॉस होता है। ये क्या होता है, इलेक्टेड बॉडी होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि संसदीय सरकार में दो बॉस हैं। ये संसदीय सरकार में जो हम लोगों देखा, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, इन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये जो पार्लियामेंट्री, ये क्या है, ये गवर्नमेंट है। तो संसदीय सरकार में क्या है, संसदीय सरकार में ये दो बॉस हैं। एक बॉस कौन है भाई, एक है वास्तविक प्रधान, ये है वास्तविक प्रधान, एक वास्तविक प्रधान, और दूसरा क्या है, नाम मात्र का प्रधान। ये नाम मात्र का ये क्या है, ये प्रधान। तो जो वास्तविक प्रधान है, जो रियल बॉस है, ये रियल बॉस है, ये रियल बॉस, वो कौन है, पीएम है, वो है पीएम। और जो डम्मी है, ये जो डम्मी है, ये डम्मी बॉस है, ये डम्मी बॉस। तो ये डम्मी बॉस कौन है, हमारा प्रेसिडेंट। ये है प्रेसिडेंट, ये है राष्ट्रपति। ये डम्मी बॉस कौन है, ये है राष्ट्रपति। लेकिन ये कहाँ पर होगा, ये होगा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में होगा, संसदीय सरकार में होगा, यह भारत में होगा, यह अमेरिका में नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर अमेरिका में क्यों नहीं होगा। अमेरिका में इसलिए नहीं होगा कि वहाँ पर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ पर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर अध्यक्षात्मक सरकार है, और अध्यक्षात्मक सरकार का जो चीफ होता है, रियल बॉस होता है, वो कौन होता है, वह प्रेसिडेंट होता है। इसीलिए इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको क्या दिया था, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अब थोड़ा सा इस जगह हम लोग देख लेते हैं। तो चूँकि हम लोग भारतवासी किन के गुलाम रहे थे, इंग्लैंड के रहे थे, तो स्वाभाविक बात है जब उतने लंबे अरसे तक उन्होंने गुलाम बनाया, तो भाई स्वाभाविक बात है उसका रीति रिवाज, राजनीतिक ढांचा, बहुत चीज़ हम लोगों ने अपना लिया। हमारे रग रग में वो क्या हुआ, मेरे खून में वो क्या हुआ, बस गया। आज तक हम सभी इंग्लैंड के दिए हुए चीज़ों से उबर नहीं सके हैं। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी है कि यथावत चले आ रहा है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, पॉलिटिकल सेटअप ज्यों का त्यों उन्हीं का दिया हुआ है, अपना इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हमको ये जैसा देख लेना है कि इंग्लैंड का जो क्वीन है, इंग्लैंड की महारानी, यानी ब्रिटेन की महारानी, ये ब्रिटेन की महारानी, ये है क्वीन ऑफ ब्रिटेन। ये क्या है, क्वीन, ये क्वीन ऑफ, ये क्या है, ये ब्रिटेन, ये क्वीन ऑफ, ये ब्रिटेन, ये क्वीन ऑफ इंग्लैंड। तो ये जो क्वीन ऑफ जो ब्रिटेन है, इसकी क्या विशेषता है, तो यह भी क्या होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ हर कंट्री। यह भी क्या है, अपने देश का मुख्य कार्यपालिका प्रधान है, अपने देश का मुख्य
कार्यपालिका, कार्यपालिका ये क्या है, प्रधान है। लेकिन अभी अभी हमने कहा, लेकिन ये क्या है, नाम मात्र का है। ये कौन सी है, तो कहा है नॉमिनल हेड है ये नॉमिनल, ये नॉमिनल हेड है। जैसा कि अपने यहाँ का राष्ट्रपति है, जैसा कि अपने यहाँ का क्या है भाई, अब राष्ट्रपति है, तो कहने का मतलब ब्रिटेन की महारानी की स्थिति और भारत के राष्ट्रपति की स्थिति बराबर है। ये भारत की राष्ट्रपति की स्थिति क्या है, इक्वल है। यानी भारत की राष्ट्रपति भी क्या है, यह नॉमिनल, ये क्या है, हेड है। ये नॉमिनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया है। उसी प्रकार से नॉमिनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंग्लैंड ये कौन है, सॉरी, तो ये ब्रिटेन की ये कौन है, ये महारानी है। तो यहाँ पर अब दोनों में थोड़ा सा हमको क्या देख लेना है, अंतर क्या है, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ। अब हमको दोनों के अंतर को थोड़ा सा क्या करना है, ये देखना है कि दोनों का क्या अंतर, दोनों में क्या अंतर है। ये बेसिक डिफरेंस, ये इसका बेसिक डिफरेंस क्या है भाई, मूलभूत अंतर क्या है, ये अंतर क्या है। तो मूलभूत अंतर में यही है कि जो क्वीन होगा, इंग्लैंड की जो महारानी होगी, इंग्लैंड की महारानी ये क्या होगी, वंशानुगत होगी। ये क्या होगी, वंशानुगत। ये क्या होगी, हेरिडिटरी, ये हेरिडिटरी होगी। और ये क्या होगा, जो भारत का राष्ट्रपति क्या होगा, ये राष्ट्रपति क्या होगा, ये नॉमिनेट, ये इलेक्टेड बॉडी होगा। ये कैसा होगा, ये इलेक्टेड बॉडी होगा। कैसा, ये निर्वाचित होगा। ये निर्वाचित होगा। ये किसी वंशानुगत नहीं होगा। नॉट विल बी हेरिडेटरी, ये हेरिडेटरी ये नहीं होगा, ये वंशानुगत नहीं होगा। ये वंशानुगत नहीं होगा। यदि वंशानुगत होता तो आज हमारे जो राष्ट्रपति हैं दलित वर्ग से हैं, वो जाकर के आज नहीं बन पाते। तब तो कोई खानदान खोजता कि भाई कौन स्टेट है यहाँ का, उसी का आदमी यहाँ का क्या बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा। यही तो हमारे संविधान की सबसे बड़ी क्या है, ग्लैमर है। यही हमारे संविधान की सुंदरता है कि एक गरीब से गरीब आदमी, वन हु आर वेरी पुअर ऑफ इंडिया, दे कैन बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये हमारे संविधान के बनाने वाले लोगों की उच्च मानसिकता को दर्शाता है और वो बतलाता है कि सब बराबर है, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। चाहे आइदर यू आर किंग और कॉमन पर्सन, ले मैन, इससे कोई लेना देना नहीं है। देना देना यही है कि जो योग्य होगा, वन हु विल बी वेल क्वालिफाइड, वन हु विल बी क्या होगा, योग्य होगा, वही जाकर के हमारा क्या बनेगा, ऐसे उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। इसमें किसी जाति, धर्म, लिंग, वंश से कोई लेना नहीं है। देयर विल नॉट बी एनी बैरियर कि भाई आपको इस वंश का होना चाहिए, सूर्यवंशी होना चाहिए, आपको चंद्रवंशी होना चाहिए, ये सब कोई बात नहीं है। आपको सीधी सी बात है, आप योग्य हैं कि नहीं हैं, आर यू वेल क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड, और जो क्राइटेरिया दिया गया है उसका पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि कर रहे हैं तो आपके खानदान से कोई लेना देना नहीं है और आप क्या बन सकते हैं, यू मे बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भाई इस प्रकार से हम लोगों ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के संबंध में हम लोगों ने देखा। अब हमको ये देखना है कि ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होगा, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, व्हाट विल बी द क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने के लिए, भारत का राष्ट्रपति होने के लिए, भारत के राष्ट्रपति की योग्यता, इसकी क्या योग्यता है भाई, ये योग्यता क्या है, इसका क्या क्वालिफिकेशन है, ये क्या है क्वालिफिकेशन, ये क्या है क्वालिफिकेशन, इसका क्या क्वालिफिकेशन है भाई। तो कहता है भारत का नागरिक हो। ये क्या है भाई, ये भारत का, ये क्या हो, नागरिक हो, ये भारत का नागरिक हो। मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट बी क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ क्या होना चाहिए, इंडिया। देखिए कितना उदार है, हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज लिबरल।
इसमें केवल कौन शब्द का प्रयोग किया गया है? ओनली वन वर्ड इज, दैट इज सिटीजन। एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है। वो कौन शब्द का प्रयोग किया गया है? वो भारत का नागरिक हो, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो भाई मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, तो मैंने तो आपको कह दिया था कि भाई सिटीजन ऑफ जो इंडिया है तो कोई भी हो सकता है, जन्म के आधार पर हो सकता है, वंश के आधार पर भी हो सकता है, रजिस्ट्रेशन के आधार पर भी हो सकता है, जीते गए क्षेत्र के आधार पर हो सकता है। तो भाई कोई भी हो सकता है, चाहे वह हिंदू हो सकता है, जैन हो सकता है, बौद्ध हो सकता है, मुस्लिम हो सकता है। इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। बस एक ही शर्त रखा गया है, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। यदि मुसलमान भी है, यदि जैन भी है, यदि हिंदू भी है, यदि कोई दलित वर्ग का भी है, तो वो सिटीजन है, तो वो क्या है? वो भारत का राष्ट्रपति होने के लिए वो तैयार है, वो भारत का राष्ट्रपति हो सकता है। यहाँ यह नहीं लिखा है मस्ट बी बॉर्न, ये बॉर्न इन इंडिया, कहाँ ये नहीं लिखा है भारत का जन्मा हुआ होना चाहिए, ये नहीं लिखना है। बॉर्न, बॉर्न ऑफ इंडिया ही नहीं लिखा है, इंडिया बॉर्न नहीं लिखा है, इंडिया बॉर्न, इंडिया बॉर्न ये नहीं लिखा है। भारत का जन्मा हो ये नहीं लिखा है, ये भारत का जन्मा हो यह नहीं लिखा है, यह नहीं लिखा है। भाई इसी से पता चलता है कि भारत का संविधान कितना उदार है। हाउ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लिबरल, और ये महानता को दर्शाता है। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ इंडियन पीपल, यह भारत के लोगों की महानता को दर्शाता है। सेकंड बात क्या दर्शाता है भाई? कहता है आयु कितनी होनी चाहिए, आयु उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। 35 वर्ष क्या कर लिया गया हो? प्राप्त कर चुका हो, प्राप्त कर ये क्या चुका हो? नॉट लेस देन 35 ईयर्स ओल्ड, कहता है नॉट लेस देन 35 ईयर्स ओल्ड। ये 35 साल से कम उम्र नहीं होना चाहिए। 35 वर्ष का उम्र उनको क्या करना चाहिए? वो प्राप्त कर लेना चाहिए। यदि वो 35 वर्ष का उम्र प्राप्त कर लेता है तो वो क्या है? एलिजिबल है। वो क्या हो जाएगा? एलिजिबल हो जाएगा, एलिजिबल, ये क्या हो जाएगा? एलिजिबल होगा, वो योग्य हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है? तो थर्ड पॉइंट इसमें लिख दिया गया है कि वो क्या होना चाहिए? लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। तीसरा पॉइंट क्या लिखता है? लोकसभा का सदस्य होने की ये क्या रखता हो? योग्यता ये क्या करता हो? ये रखता हो। ये लोकसभा का सदस्य होने की क्या रखता हो? ये योग्यता रखता हो। क्या होना चाहिए? कहता है कि इसको कहाँ का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए? मस्ट बी एलिजिबिलिटी फॉर बीइंग द लोकसभा। इसकी एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए, इनकी जो योग्यता जो होनी चाहिए, कहाँ के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए? लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। और चौथा बात ये क्या कहा गया है? किसी लाभ के पद पर ना हो। ये क्या कहता है? चौथा में क्या कहता है? फोर्थ कंडीशन इज दैट किसी लाभ के पद पर ना हो। ये क्या कहता है? फोर्थ में कहता है किसी लाभ के पद पर ना हो। किसी लाभ के पद पर, ये पद पर ना, किसी लाभ के पद पर ना हो। कहता है ऑफिस ऑफ मस्ट नॉट बी। ये कहता है मस्ट नॉट बी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मस्ट नॉट बी ऑफिस, ये ऑफिस ऑफ, ये क्या कहता है? प्रॉफिट। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पर ये क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर लाभ के पद का मतलब क्या है भाई? आप सरकारी सेवा में न रहिए। यदि आप सरकारी सेवा में हैं, यदि आप IAS हैं, IFS हैं, IAS हैं, या कोई भी हैं, या डिप्टी कलेक्टर हैं, SDM हैं, SDO हैं, जो भी हैं, या कोई भी कर्मचारी हैं, छोटा मोटा पद पर भी हैं, यदि सरकार की सेवा में रत हैं, तो ये क्या है? दिस ऑल पोस्ट बिलोंग्स, क्या है? ये प्रॉफिटेबल पोस्ट है ये। तो यहाँ पर क्या कहता है? यहाँ पर एक बात आपसे पूछा जाएगा कि मान लेते हैं कोई यदि राष्ट्रपति है, ये कोई क्या है? प्रेसिडेंट है। ये क्या है? प्रेसिडेंट है। कोई उपराष्ट्रपति है, ये कोई उपराष्ट्रपति है, ये क्या है? वाइस प्रेसिडेंट है। ये क्या है? ये वाइस प्रेसिडेंट है। फिर तीसरा बात ये कहता है कि मान लेते हैं कोई मंत्री है, ये क्या है?
मिनिस्टर्स है, मिनिस्टर्स, ये क्या है, मिनिस्टर्स है। यह कोई इस प्रकार का यदि गवर्नर है, ये क्या है भाई, ये गवर्नर है, ये क्या है, ये गवर्नर, ये गवर्नर। तो ये सब जो पोस्ट होगा, ये कहता है इसको क्या नहीं समझा जाएगा, कंसिडर्ड, इसको क्या नहीं समझा जाता है, ये क्या है, नॉट, ये कहता है मस्ट नॉट बी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ, ये क्या हो जाएगा, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये नहीं होगा, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा, ये सेवा का पद है, ये लाभ का पद नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति क्या हो सकता है, पद पर है तो भर भी ये क्या कर सकता है, ये राष्ट्रपति के पद के लिए ये क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस जगह से योग्यता को देख लिया। और साथ ही साथ मैं एक थोड़ा सा बात कह दूं कि पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये पागल या दिवालिया ये होना नहीं चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति होगा तो वह कभी भी राष्ट्रपति पद के लिए कैंडिडेचर नहीं होगा। दे विल नॉट बी द कैंडिडेचर ऑफ, किसके लिए, फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हमको यहाँ पर देखना है कि ये यदि हो जाता है तो इसका निर्वाचन कैसे होगा। इसका जो निर्वाचन है, ये निर्वाचन कैसे होगा भाई, इलेक्शन कैसे होगा। इसके इलेक्शन के लिए क्या होता है, एक निर्वाचक मंडल होता है। इसके लिए क्या होता है, एक निर्वाचक मंडल होता है। इसके लिए क्या होता है, निर्वाचक मंडल। इसके लिए क्या होता है, निर्वाचक, ये निर्वाचक, ये मंडल होता है। इसके लिए क्या होता है, निर्वाचक मंडल। इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल, ये क्या है, कॉलेज, ये इलेक्टोरल कॉलेज है। ये क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज है। ये एक निर्वाचक मंडल है। तो निर्वाचक मंडल में कौन सदस्य होंगे भाई, कौन ऑथराइज्ड पर्सनालिटी होगा, हु विल बी ऑथराइज्ड मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। ये कौन मेंबर होगा, इसके लिए ऑथराइज्ड मेंबर कौन होगा। तो इसमें कहता है संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो संसद में 2 सदस्य हैं, 2 सदन है। तो कौन कौन है भाई, ये है लोकसभा, ये है लोकसभा, और कौन है भाई, ये है राज्यसभा, ये है लोकसभा, और ये क्या है, राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ पर 2 सदन, संसद के 2 सदन हो गए। तो लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या, इसमें जो नॉमिनेटेड है, यहाँ इलेक्टेड बॉडी, यहाँ पर नॉमिनेटेड कौन हो जाएगा, यहाँ मनोनीत, ये जो मनोनीत है ये है 2 गो है। तो मनोनीत कितना है, 2, और ये मनोनीत कौन है, एंग्लो इंडियन है। ये मनोनीत कौन है, एंग्लो, ये क्या है, एंग्लो इंडियन है। ये तो ये एंग्लो इंडियन निर्वाचित तो नहीं है, ये क्या है, ये जो एंग्लो इंडियन है ये मनोनीत है। ये जो एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन, ये क्या है, नॉमिनेटेड बॉडी है। ये नॉमिनेटेड, ये क्या है, ये नॉमिनेटेड बॉडी है। और इनकी संख्या कितनी है, ये 2 है। तो लोकसभा में मान लेते यदि 545 सदस्य है और उसमें 2 यदि कौन है, एंग्लो इंडियन है, तो वह 2 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। एकदम याद रखना है आपको। केवल कौन लेंगे, ओनली वन हु विल बी इलेक्टेड मेंबर ऑफ, क्या कह सकते हैं, दिस हाउस, यानी लोकसभा का जो इलेक्टेड मेंबर है वही भाग लेंगे। तो यहाँ पर जो नॉमिनेटेड मेंबर है वह 2 गो है। ये नॉमिनेटेड मेंबर कौन है, एंग्लो इंडियन। तो ये 2 जो एंग्लो इंडियन है, ये जो 2 एंग्लो इंडियन है, ये 2 एंग्लो इंडियन कभी भाग नहीं लेंगे। एक बात। सेकंड बात, आप यहाँ चले आइए, राज्यसभा में चले आइए। हमने अभी आपको बताया 2 सदन। तो राज्यसभा में यहाँ पर क्या है भाई, तो राज्यसभा में यहाँ पर आप क्या देखते हैं, तो राज्यसभा में 250 सदस्य हैं। यहाँ पर क्या है, ये राज्यसभा है, ये है राज्यसभा। तो राज्यसभा में कितना है, ये है 250 सदस्य, 250 है। तो 250 में क्या है, 238 समय समय के अनुसार है। और ये क्या है, ये है 12। तो 12 क्या है, यहाँ पर मनोनीत सदस्य है। ये मनोनीत, ये क्या है, सदस्य है, नॉमिनेटेड मेंबर है, नॉमिनेटेड, ये क्या है, ये नॉमिनेटेड मेंबर्स है। ये
तो ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है ये भाग नहीं लेंगे, ये राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग नहीं लेंगे, ये भाग क्या करेंगे, नहीं लेंगे। तो कहने का मतलब कितने लोग भाग नहीं लेंगे, तो 2 सदस्य एंग्लो इंडियन और 12 सदस्य राज्यसभा से, तो 2 और 12 तो इक्वल टू 14। ये 14 क्या है, ये मनोनीत सदस्य है, ये क्या है, ये मनोनीत सदस्य है, ये नॉमिनेटेड बॉडी है, ये नॉमिनेटेड, ये क्या है, नॉमिनेटेड बॉडी है। तो ये सब क्या करेंगे, ये भाग नहीं लेंगे। तो ये नॉमिनेटेड 14 सदस्य जो है ये क्या करेंगे, ये भाग नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसमें देखा। अब सेकंड पॉइंट इसी में देखिए, तो सेकंड पॉइंट इसमें क्या है इलेक्टोरल कॉलेज में, तो पहला तो हमने लिख दिया कि भाई संसद के दोनों सदनों के सदस्य, निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। और दूसरा पॉइंट हम क्या लिख रहे हैं, दूसरा पॉइंट तो कहता है विधानमंडल के सभी निर्वाचित सदस्य, विधानमंडल के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। निर्वाचित सदस्य क्या लेंगे, ये भाग लेंगे। ये जो स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसके जो निर्वाचित हैं वही लोग क्या लेंगे, भाग लेंगे। और तीसरी बात नोट में यहाँ पर क्या दे दिया गया, ये नोट में कि जो दिल्ली है ये है दिल्ली और क्या है पांडिचेरी, यही है पांडिचेरी, ये है दिल्ली और क्या है पांडिचेरी, ये जो पांडिचेरी है। तो इसके जो निर्वाचित यहाँ विधानमंडल है, यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ विधानमंडल है, तो इसके जो निर्वाचित सदस्य हैं, ये जो निर्वाचित सदस्य हैं ये क्या करेंगे, ये राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग लेंगे। दोज मेंबर हु आर इलेक्टेड बॉडी वही क्या लेंगे, दे विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वही पार्टिसिपेट करेंगे। और ये कैमा संविधान संशोधन में ये बात दिया गया, एकदम याद रखिएगा। दिल्ली और पांडिचेरी को ये 17th यानी 17वां संविधान संशोधन ये 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ये क्या कर दिया गया, मान्यता दे दिया गया। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन भाग लेंगे और कैसे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, यहाँ तक आपने देख लिया। अब सेकंड बात यहाँ पर आप देखिए कि ये जो इसका जो चुनाव प्रक्रिया होगा वो कैसे ये चलेगा भाई। तो कहता है प्रेसिडेंट का जो चुनाव प्रक्रिया है, ये चुनाव जो होगा, ये इलेक्शन जो इसका होगा, इलेक्शन, तो इलेक्शन इसका कैसे होगा भाई। तो कहता है इलेक्शन कैसा होगा, तो कहता है एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा होगा। इलेक्शन इसका कैसा होगा भाई, एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा होगा। पद्धति के ये क्या होगा, ये द्वारा होगा। एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा होगा। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के द्वारा इसका क्या होगा, इसका चुनाव होगा। तो इस प्रकार से ये क्या होंगे, ये चुनाव इसका हो जाएगा। और ये जो चुनाव जो यहाँ पर दिया, ये चुनाव होगा इसके बाद। और इसका जो हम लोग देखते हैं, इसका जब ये चुन करके जब ये आ जाएंगे तब इसका जो कार्यकाल होगा, टेन्यूर जो होगा, इसका जो टेन्यूर, ये कार्यकाल, इसका जो कार्यकाल होगा, इसके पद का ये कितना होगा, ये 5 वर्ष होगा, ये 5 वर्ष होगा। और सेकंड बात इसका जो हम लोग क्या देखते हैं भाई, ये जो शपथ लेगा, ये जो ओथ लेंगे, ये ओथ किससे लेंगे, शपथ। ये शपथ कौन इनको शपथ दिलाएंगे, तो कहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये क्या दिलाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारतवर्ष के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो दिलाएंगे। ये मुख्य न्यायाधीश कहाँ के, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश इनको क्या दिलाएंगे, इनके पद की या शपथ की, इनकी गोपनीयता, पद एवं गोपनीयता की शपथ इन्हें दिलाएंगे। और इसका यदि मान लिया जाए कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है, तो कोई सीनियर जजेज के द्वारा इसको क्या करवा दिया जाएगा, सीनियर जजेज के द्वारा इसको क्या करवा दिया जाएगा,
जजेज, ये जजेज के द्वारा क्या करवा दिया जाएगा, ओथ दिलवा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इनका पद का जो ओथ है ये दिलवा दिया गया। अब इसका हम लोग वेतन जो हम लोग देखते हैं, सैलरी, ये जो सैलरी हम लोग देखते हैं, ये सैलरी कितना है भाई, ये सैलरी, इनका वेतन, ये वेतन कितना है 5 लाख, ये है 5 लाख पर एनम। इनके अलावा इनको क्या मिलता है, मुफ्त आवास मिलता है और सारी सुविधाएं, मुफ्त सारी चीज़ें मिलती हैं इनका। और एक बात मैं कह दूं, इस जगह से जो प्रश्न पूछता है तो इसका कर मुक्त नहीं होगा, इसका जो सैलरी होगा वो क्या होगा, इसका सैलरी कर मुक्त होगा। इसका सैलरी क्या होगा, ये कर मुक्त होगा, टैक्स फ्री होगा। इसका सैलरी क्या होगा, ये टैक्स फ्री होगा, इसके सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये इसमें कोई भी क्या होगा, यह कर मुक्त होगा। और ये किससे इसको दिया जाएगा, तो कहता है केंद्र की संचित निधि से, केंद्र की संचित निधि से इन्हें वेतन प्रदान किया जाएगा। इन्हें वेतन ये क्या किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। ये इन्हें केंद्र की संचित निधि से इन्हें क्या किया जाएगा, ये वेतन प्रदान किया जाएगा। कहने का मतलब इसका वेतन क्या होगा, भारित होगा, न कि पारित होगा। इसका वेतन क्या होगा, भारित होगा। इनका वेतन क्या होगा, इनका वेतन भारित होगा। इनका वेतन भारित होगा, न कि ये क्या होगा, पारित। इसका वेतन क्या होगा, ये भारित होगा, न कि क्या होगा, पारित। तो इस प्रकार से ये जा कर के इनको वेतन ये दिया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति के संबंध में हमने आज इतनी बातें आपसे कही, और फिर कल मैं आप आगे की बात में फिर आपसे करूँगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।